कॉपी निकालो ना तुम दोनों। हाँ हाँ सर। रफ्तार शुरू से ही रहनी चाहिए। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेटा, वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या पढ़ रहे हैं? देखते चलना, वर्क एनर्जी और पावर क्या है। सबसे पहले बात की थी हमने किसकी? वर्क। फिर हमने एनर्जी पढ़ी और फिर मैंने कल संडे को एनर्जी के साथ थोड़ा क्या फिनिश कर दिया था, पावर। वर्क क्या बेटा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है, जैसे समझो एक टेबल है, इसके ऊपर बॉक्स पड़ा है, इसमें क्या है, क्या फोर्स। फोर्स लगाया तो क्या ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो क्या ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको मैंने नाम दे दिया एस। क्या नाम दे दिया? एस। यहां से ये ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट आया बी पॉइंट पे फोर्स लगाने। क्लियर? तो देखें, जब भी फोर्स लगता है और अगर बॉडी में क्या आ जाए, डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस बॉडी कोई डिस्टेंस कवर कर ले फोर्स लगने के बाद, तो हम कहते हैं कि क्या हुआ है? वर्क हुआ है। अ वर्क इज सेट टू बी डन। अ वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी। कि जब बॉडी पे कोई फोर्स लगता है और अगर उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो हम कहते हैं क्या हुआ है? वर्क हुआ है। क्या हुआ? वर्क हुआ। वर्क तीन टाइप के थे। पॉजिटिव वर्क, तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या फॉर्मूला बनेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? फोर्स को लिखते हैं एफ, इसको लिखते हैं एफ एस। एफ डॉट एस भी लिख दो या एफ एस। ये किसका बना? वर्क का फॉर्मूला बन गया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो वर्क तीन टाइप के हैं, जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला है पॉजिटिव वर्क। कैसा वर्क है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है। क्या जैसे मैं किसी बॉक्स को धक्का दे रहा हूँ, मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ? इधर। बॉडी भी किधर जा रही है? इधर। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? फोर्स भी लग रहा था इधर, बॉडी भी जा रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इधर, तो ऐसा वर्क को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क। अगर फोर्स इधर लग रहा है और बॉडी, जैसे फोर्स में इधर लगा रहा हूँ और बॉडी उधर जा रही है, इस तरह से समझे कि एक कोई जैसे बड़ा सा कोई घोड़ा समझ लो, उसकी रस्सी मेरे हाथ में। क्लियर? अब मैं उसको इधर खींच रहा हूँ लेकिन वो मेरे को लेके जा रहा है साथ में। फोर्स मैं किधर लगा रहा हूँ? इधर। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? उधर। तो वो वर्क डन किसमें चला गया? नेगेटिव में। तो सार नहीं निकल रहा उसको काम को करने का। समझ में आ रहा है? मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? उधर। फोर्स के अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन कैसा हो गया? वर्क डन कैसा हो गया? नेगेटिव। एक होता है जीरो वर्क डन, अगर डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो जाए? जीरो। एक आदमी यहां से चालू हुआ और यही आके वापस रुक गया, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है, तो डिस्टेंस क्या होगी? जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, तुम फॉर्मूला लगाओगे W इज इक्वल टू एफ एस। एफ और ये जीरो, क्या बन जाएगा? जीरो। तो वर्क डन उस केस में क्या हो जाता है? जीरो। वर्क डन जीरो एक और केस में हो सकता है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो। कैसा हो? 90 डिग्री का। एक कुली का एग्जांपल दिया था, एक कुली ने सर पे वजन रख रखा है, वो फोर्स किधर लगा रहा है? ऊपर। और वो पर्टिकुलर बॉक्स मूव किधर कर रहा है? सामने। यानी अगर मैं उस बॉक्स की बात करूं जो कुली के सर पे है, जैसे ये बॉक्स समझ लो, ये कुली के सर पे है, ठीक है? हाँ। ये इसमें फोर्स किधर लगा रहा है और ये कुली इधर चल रहा है, तो क्या बॉक्स भी इधर जा रहा है? फोर्स और इस बॉक्स के डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। जब भी ऐसा एंगल हो जाता है तो वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो। वर्क डन क्या हो जाता है? जीरो। तो वर्क डन जीरो दो केस में होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए या दोनों के बीच का एंगल 90। अच्छा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना? 180। फोर्स इधर लग रहा है, मान लो इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? कितना एंगल है? 180 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अभी तो कहा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में करे ये फिर वो पॉजिटिव जाएंगे साथ। सुनना, देखो ऐसा कोई एंगल है, पॉजिटिव 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 जीरो, नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे बढ़ते बढ़ते फाइनली क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे इतने बीच वाले एंगल के केसेस नहीं है, बस 90, जीरो और 180। जीरो पे तो ऐसे पॉजिटिव, 180 पे ऐसे नेगेटिव, 90 पे ऐसे जीरो। क्लियर?
फिर हमने बात की एनर्जी की। किसकी बात की? एनर्जी। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए एनर्जी के, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? जब कोई बॉडी वर्क करती है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। जब कोई बॉडी वर्क करती है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। जिस पे करती है उसमें चली जाती है, जिस पे करती है उसमें चली जाती है। यहाँ से दोनों एग्जाम, अगर एनर्जी का एग्जांपल देंगे, मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन होती है एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी, एनर्जी By virtue of its position. किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है ना, उसके पद का गुरूर है, उसे क्या है, उसके पास पोजीशन है। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स Position. जिसको अपने पद का गुरूर होता है उस एनर्जी को क्या कहा जाता है? Potential एनर्जी। ये एक बॉल है, इसका मास है m, ग्राउंड से हाइट है इसकी h, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg। सर कैसे आई पोटेंशियल एनर्जी? प्रूव कर लेते हैं, ये समझो। वही वापिस, हाँ, मास है m, इसको मैं अभी उठा के यहाँ रख देता हूँ। कैसे समझ लो, ये बड़ी है, इसका मास है m, इसको मैं कितनी हाइट ऊपर लेके चला गया? h। क्या मैंने वर्क किया? मैंने वर्क किया तो मेरी एनर्जी खत्म हुई, और वो एनर्जी किसके अंदर चली गई? बॉडी के अंदर। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू, मैं कितना फोर्स लगाऊंगा? सुने मुझे, एटलीस्ट देखो इस पे नीचे वेट कितना लग रहा है? mg, तो मुझे एटलीस्ट इसके बराबर फोर्स तो लगाना पड़ेगा तभी ये ऊपर उठेगा। इसका मास है m, वेट होता है बेटा वो होता है मास m a, फोर्स होता है mg, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, न्यूटन का सेकंड होता है F इक्वल टू ma। तो यहाँ हम a की जगह क्या यूज कर रहे हैं? g, और यही किसके बराबर है? वेट के। तो क्या मुझे इतना फोर्स तो एटलीस्ट लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाया मैंने mg के बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितना किया मैंने? h, वर्क डन क्या आया? mg है। क्या ये वर्क डन बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा? क्या ये वर्क डन बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्या फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का? mg h। यहाँ एक लाइन लिख देंगे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द, ध्यान रखें जब कोई आदमी वर्क करता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और जिस पे वर्क करता है उसमें एनर्जी चली जाती है। मैंने इसको थप्पड़ मारा, मेरे अंदर से एनर्जी किसमें चली गई? सामने वाले के गाल में, है ना, उसमें एनर्जी चली गई। वो कौन सी की? अगर वाइब्रेशन हो रहा है, मोशन कर रहा है तो काइनेटिक हो। तो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो वर्क करता है उसकी एनर्जी खत्म होती है, और जिसमें वर्क हो रहा है उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। मैंने मोबाइल को उठा के यहाँ रखा, तो मैंने वर्क किया तो वो वर्क डन इस मोबाइल में चला गया, किस फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। हाइट पे रखा तो कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स कितना लगाया? mg, कितनी हाइट तक ले गया? h, s इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। वर्क क्या बन गया? mgh। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, क्लियर? यहीं से अगर बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, द एनर्जी विच इज possessed by the body by virtue of its motion। पोटेंशियल एनर्जी में उससे अपने पद का अहंकार था, क्लियर ना, अपने पद का अहंकार था, या इसे अपनी रफ्तार का अहंकार। यानी जब कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव करती है, जब कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed by body, एनर्जी possessed by body by virtue of its, ऐसी एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? डेरिवेशन याद है इसको किसी का? एक ऐसे समझो m मास की बॉडी है, मूव कर रही है u वेलोसिटी से, इसको हटाओ यार, इट्स इरिटेटिंग। ये u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ऐसे समझो फुटबॉल है, फुटबॉल दौड़ते हुए आगे जा रही है, किसने आगे इसको लात मारी, तो क्या इसकी वेलोसिटी ऐसे चेंज होगी? क्या वर्क किया? मान लो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? फोर्स कितना लगा रहे हैं? ma s, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, इसके बराबर आ जाएगा। रखो वैल्यू ma v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई वर्क डन हाफ m। कौन सा थ्योरम है ये? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी। यहां तक सुनना, ये आया समझ में आया? मैंने फॉर्मूला लगाया, वापिस आगे बेटा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो, एक बॉडी है फुटबॉल समझ लो, जिसका मास है m, ठीक है ना, मस्त जा रही थी फुटबॉल आराम से, आराम से। किसने इसको लात मारी? F फोर्स। इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये लो m, फोर्स लगने के बाद इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? s। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? s। या ऐसे समझ लो, यू कुछ भी हो सकता है। मैं कह देता हूँ ये बॉल अभी यहाँ रखी हुई है, फुटबॉल रखी हुई थी, फिर सन क्या है, लात मार दी उसने, ऐसे यूं ही। खेलना नहीं था फिर भी लात, खेलना नहीं था फिर भी लात मार दी उसने। तो इसकी अभी वेलोसिटी यू मान लो, बाद में हम इस यू को 0 पुट कर देंगे। यू मतलब इनिशियल और वी मतलब फाइनल। ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। यहां से क्या इस आदमी ने वर्क किया? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ये वो डायग्राम आप देखना। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। फोर्स का न्यूटन के सेकंड लॉ से बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम ए। क्लियर? यहां से मैंने लिखा एम ए। एस में फाइंड करूंगा कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन, मोशन की। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इसके बराबर है। इसको इधर भेज दिया, माइनस में हो गया। इस यहाँ क्या बच गया? भेजने के बाद 2as क्या बच गया? 2as। इस 2a को क्या करो? नीचे भेज। ये क्या बन जाएगा? s की वैल्यू को कहाँ रखेंगे? इसमें रखो। w इज इक्वल टू मा इंटू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2। ए से ए कैंसल, क्या बचा देखना। इसको बाहर ले लो, हाफ को 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर w। अगर मैं कह देता हूं इफ u इज इक्वल टू 0, अगर बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, u क्या था? 0। u की जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। w इज इक्वल टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस 0। फॉर्मूला क्या बन गया? हाफ m वी स्क्वायर। यानी सुने, एक फुटबॉल रखी हुई है, किसी ने आके लात मारी, उसने उस फुटबॉल पे क्या वर्क किया? कितना वर्क किया? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या वो वर्क डन उससे निकल के फुटबॉल के अंदर चला गया? एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसने इतनी एनर्जी कंज्यूम की फुटबॉल को लात मारने में, तो वो एनर्जी निकल के किसके अंदर चली गई? फुटबॉल के अंदर। तो क्या यही एनर्जी फुटबॉल के अंदर प्रेजेंट है और फुटबॉल के रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है? ऐसी एनर्जी जो किसकी वजह से आती है? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से, उसे क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या यही वर्क डन फुटबॉल में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चला गया? दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला है? हाफ एम वी स्क्वायर। फिर यहां से आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक फिक्स थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, किसके बराबर जाएगा? वर्क डन के। किसके बराबर जाएगा? वर्क डन के। वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मैं कह देता हूं कि ये वही बॉडी एम मास इनिशियल वेलोसिटी u, एम मास फाइनल वेलोसिटी v। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलना हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, कॉमन ले लो हाफ एम, क्या बना? वी स्क्वायर। वर्क डन के बराबर आ रहा है। क्या ये भी यहाँ कुछ ऐसे ही आ रहा था? तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है? एनर्जी थ्योरम। इसे ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मास्त्र। क्योंकि कभी किसी केस में तुम्हें 2 काइनेटिक एनर्जी दे रखी है या 2 वेलोसिटी दे रखी है और तुम्हें क्या पूछ ले? वर्क डन। सीधा फॉर्मूला लगा देना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन। क्योंकि वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, फाइनल को इनिशियल से क्या निकल जाएगा? वर्क डन। ये वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। अगली बात करते हैं, ये एनर्जी में इतना ही था। फिर हमने कहा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या देखा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मेरे हाथ में एक बॉल है, इस बार बड़ी नहीं लेंगे, फेंकना पड़ेगा। मास है m, ग्राउंड से हाइट है h, कौन सी एनर्जी? चल इसी का टेस्ट भी है वह। हाँ सुन लेना, फिर नंबर नहीं आए तो। पोटेंशियल एनर्जी मैं से फेंकता हूँ।
ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? क्या मैंने पोटेंशियल एनर्जी को बनाया? नहीं बनाया, ये पहले से थी। क्या मैंने काइनेटिक एनर्जी को बनाया? नहीं बनाया, बस इस पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? क्या मैंने इस पोटेंशियल एनर्जी को खत्म कर दिया? मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? कोई मुझसे पूछेगा, जैसे मेरे पास ये मैं बोलो पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसको देख रहा हूँ, कोई मेरे पास आया, मैंने फेंक दिया, क्लियर? वो बोले क्या था तुम्हारे पास? मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी। बोले कहाँ गई? मैंने कहा वो देख जा रही है। तो किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी। मैंने वर्क किया, एनर्जी जो लगी वो पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी। यानी एनर्जी को ना बनाया जाता और ना डिस्ट्रॉय किया जाता। पोटेंशियल एनर्जी पहले ही थी, मैंने फेंकी तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई, किसमें चेंज हुई? ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा इसका मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्म होने से पहले और उस ट्रांसफॉर्म होने के बाद की टोटल एनर्जी बराबर। अभी है पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या बन गई? क्या पोटेंशियल एनर्जी बराबर जाएगी किसके? यानी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले की एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती, कांस्टेंट होती। ये 5 था तो ये भी 5 है। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव किया था किसमें? फ्री फॉल में। किसमें? फ्री फॉल में। उसको देखने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा बात कर लेता हूँ पावर की। हाँ पावर, हाँ वो हमारे अंग्रेजी वाली थी, उसने ये खा ली। नहीं ये भी खा गई, ये भी खा गई। बस यहाँ पता नहीं क्या छोड़ दिया उसने, ये छोड़ दिया। मैडम बोलते ना पी बोलते थे। देखा इधर पावर क्या होता है? पावर, पावर का मतलब है बेटा रेट ऑफ डूइंग, कार्य करने की क्षमता। रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये थ्योरी नोट्स कंप्लीट कर लेना लेके कॉपी। क्लियर? रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। समझना इसको। मैंने 2 बच्चों को कहा यहाँ से जाओ, पास में कोई डेयरी है, चॉकलेट लेके आनी है, मान लो ये एग्जाम्पल पिछली बार बहुत बार आ चुका है पहले। उनको वहां भेजा, मैंने उनको सेम काम दिया, वहां जाना है, ये सामान लेके आना है। शर्त यह है कि रास्ता एक ही है, ऐसा नहीं कि कोई इधर से उधर से, सेम रास्ता है, सेम गली, बिल्कुल उसी तरीके से जाना और उसी तरीके से आना। यानी मैं स्कूटी लेकर चला, सेम तरीके से जाना है, काम सेम है। एक 2 मिनट में आ जाता है, एक 5 मिनट में आ जाता है। तो जो 2 मिनट में आया उसका पावर ज्यादा है। क्यों? वर्क तो मैंने दोनों को सेम दिया था, पर एक ने उसको कम टाइम में कर दिया और एक ने उसको ज्यादा टाइम। यानी मैं मेरे वर्क को कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ? टाइम के साथ। जब वर्क को कंपेयर करते हैं टाइम के साथ तो क्या निकल के आता है? समझो ऐसी 2 दीवार थी, मैंने दोनों 2 को कहा यार इसको पेंट करो, सेम साइज की दीवार है, बिल्कुल एक्यूरेट, डायमेंशन सेम है, लेंथ ब्रेड्थ सब। मैंने कहा पेंट करो, एक ने आधे घंटे में किया, एक ने 40 मिनट में किया। वर्क सेम था, जिसने आधे घंटे में किया उसका पावर ज्यादा। मैं वर्क डन को कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ? टाइम के साथ। मैं वर्क डन को कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ? टाइम के साथ। तो सुने, अगर मैं कहता मैं W वर्क करता है, यूनिटरी मेथड आता है, 3 पेन 15 रुपए के आते हैं। एक पेन कितने का आता है? 15/3। एक के लिए निकाल लो, फिर चाहे 1000 के लिए पूछे तो भी निकाल सकते हो। मैंने 5000 पेन कितने के आते हैं? इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिटरी मेथड। अब सुने, अगर कोई T टाइम में W वर्क करता है तो बताओ यूनिट टाइम में कितना करेगा? W/T। 15, 3 पेन 15 के आते हैं तो एक पेन 15/3, एक मतलब यूनिट। तो अगर कोई T टाइम में W वर्क करता है तो यूनिट टाइम में W/T, यही क्या बन जाता है? पावर। क्या डेफिनेशन है सुनना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज। क्लियर? आगे देखें, एक और डेफिनेशन बन सकती है इसकी। क्या मैं वर्क डन को कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ बेटा? टाइम टेकन के साथ। किस आदमी ने कितना टाइम लगा के कितना काम खत्म किया? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। जब भी फिजिक्स में टाइम डिवाइड होता है हम यूज कर सकते हैं, देखना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब बेटा काम करने की स्पीड। स्पीड मतलब कितनी देर में कर रहा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। जिसकी काम करने की स्पीड ज्यादा है उसका पावर ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है यानी वो काम कम टाइम में कर लेगा। अरे किसी की स्पीड ज्यादा है तो मैं पोछे फटाफट लगा देती हूँ। अरे हाँ, अपने अपने। तो
काम करने की स्पीड ज्यादा है, यानी पावर ज्यादा है, कम टाइम में काम हो रहा है। कम टाइम में काम हो रहा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। जब भी फिजिक्स में किसी क्वांटिटी को टाइम के साथ कंपेयर किया जाता है तो वहां कौन सा वर्ड यूज होता है? रेट। टाइम के साथ में किसको कंपेयर कर रहा हूँ? वर्क डन। तो देखना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब बार बार टाइम नहीं लिखना, जब ये रेट वर्ड लिख दिया तो टाइम नहीं लिखना। तो डेफिनेशन बन गई, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। बेटा पावर की ऐसा यूनिट होती है वोट। क्या होती है? वोट। साइंटिस्ट जेम्स वोट के नाम पे रखा है इसको। डब्ल्यू किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। कोई दिक्कत? क्लियर? अच्छा, कुछ और इसकी बिगर यूनिट्स होती है पावर की, देखना। अगर मैं लिखता हूँ किलो वोट, 1 किलो वोट यानी 1000 या 10 की पावर 3 वोट। अगर मैं लिखता हूँ 1 मेगा वोट यानी 10 की पावर 6 वोट। बेटा ये किलो है, ये मेगा है। स्वाति कोई नहीं है, ओनली मेगा। 1 मेगावाट 10 की पावर 6, 1 किलोवाट 10 की पावर 3। कोई दिक्कत? ये लार्जर यूनिट है किसकी? पावर की। ऐसा यूनिट है वोट। एक ध्यान रखेंगे, 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर 746 वोट। ये फिक्स है। हॉर्स पावर की बेटा मोटर आती है, क्लियर ना? अब 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होती। तो देखो क्या एक यूनिट ने इतना बड़ा पावर रिप्रेजेंट करा दिया क्या हमने? ऐसे मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हो यार 50,000 वोट, क्या हो? अब मुझे इसको छोटा करना है, लो 50 किलो वोट। 50 के ये 3 जीरो कौन खा गया? के खा गया। के होता है ना, जब अपन लिखते हैं 2K 22 2K 21, ये के मतलब 1000, के मतलब 1000। किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3। 1 किलोग्राम यानी 1 इंटू 1000 ग्राम। किलो की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1000 लिख दिया। किलो होता है 1000। तो यहाँ 1 किलो वोट है 10 की पावर 3, 1000 मतलब 10 की पावर 3। 1 मेगा वोट यानी 10 की पावर 6, और एक यूनिट ध्यान रखिए 1 हॉर्स पावर। इसके बाद हमने बात की किसकी? एवरेज पावर की। किसकी? एवरेज पावर देखो क्या है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एवरेज पावर यानी टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है? ऐसा सुनना, एक आदमी जैसे वही दीवार को पेंट कर रहा है, उसने बीच बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो क्या उसने वर्क 3 टुकड़ों में किया? तो मेरे क्या 3 टुकड़ों का वर्क आ जाएगा? इसमें कितना कितना टाइम लगेगा वो आ जाएगा, तो मेरा ओवरऑल एवरेज पावर निकल जाएगा। क्योंकि हो सकता है जैसे उसने फर्स्ट फ्लोर में जल्दी जल्दी काम किया होगा एनर्जी, सेकंड वाले में थोड़ा धीरे, फिर लास्ट में ज्यादा खींच दिया उसने काम। तीनों में अलग अलग पावर आ रही है, क्लियर? वर्क अलग अलग हो रहा है, तो 3 वर्क आ गए तो तीनों वर्क को जोड़ो, तीनों में कितना टाइम लगेगा उसको जोड़ो, डिवाइड करो, तो क्या निकल जाएगा? एवरेज पावर। यूनिट तो भुकी हुई रहेगी वोट, क्लियर ना? पावर की यूनिट भुकी हुई रहेगी वोट। कोई दिक्कत? क्लियर? तो यहाँ तक हम चैप्टर पढ़ चुके थे और कुछ न्यूमेरिकल्स देख चुके थे। A boy of mass 55 kg runs a staircase। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखिए। Of 50 steps in 10 seconds, if the height of each step is 10 centimeter, find his power। ये कह रहा है टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सुनना ध्यान से, देखो सीढ़ियां, स्टेयरकेस। एक लड़का 55 किलो का दौड़ते हुए जा रहा है, 50 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ जाता है। कितनी सीढ़ियां? 50 स्टेप्स है। बंदा खड़ा है यहाँ, ये पक्का फास्ट एंड सीरियस वाला। वजन कितना है इसका? 55 किलो। भाई दौड़ते दौड़ते 50 स्टेप्स कितने सेकंड में कवर कर लेता है? अगर ये कह रहा है हर स्टेप की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हर स्टेप की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? सीढ़ी ऐसे होती ना, ये कह रहा है हर स्टेप की हाइट है 10 सेंटीमीटर, फाइंड हिज पावर। तो पावर का सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, वर्क अपॉन टाइम। टाइम तो दे रखा है, वर्क निकालो, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। याद नहीं? देखते अरे आवाज निकाल लूं। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे यार बेटा वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स कितना लगाएगा? mg। mg। क्लियर?
डिस्प्लेसमेंट मान लो h, जैसे 50 सीढ़ियां इतनी ऊपर मान लो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ग्राउंड लेवल से, h मारियो बन गया है। तो वैसे कम बात है, यानी 50 सीढ़ियां ऐसे मान लो तो यहाँ ग्राउंड से डिस्टेंस कितना हो गया h। अब सुनना ध्यान से, एक सीढ़ी की लंबाई कितनी है 10। ऐसी कितनी है 50, तो हाइट कितनी हो गई 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। तो इस 500 को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो देखो बेटा यहाँ से ये तो लगा दिया मैंने फॉर्मूला, मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ एच। एच कितना है बेटा 10 इंटू 50 कितना 500 सेंटीमीटर में किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। किससे डिवाइड करूंगा 100 से, क्या बनेगा 5 मीटर। कोई दिक्कत, लगाओ फॉर्मूला सीधा। W इज इक्वल टू M, M कितना बच्चे, चलो ये सीधी वैल्यू वही रखते हैं ऊपर ही। T इज इक्वल टू W बाई T, W इज mg, M कितना 55 किलो, G कितना है 10, mg इंटू 5 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड, 10 से 10 कट गया, 5 25 2 5 25 2 27 275। खेल किसका था, केवल इसका। एसआई में करना है, नहीं भूलना, 1000 बार समझा दिया, एसआई में करना है। सेंटीमीटर इट्स पावर। सवाल फटाफट। नहीं यहाँ वो नहीं आया। 1.2 जूल ऑफ वर्क हियर इन ईच हार्ट बीट, यानी वर्क डन बाय हार्ट कितना बेटा 1.2 जूल एक हार्ट बीट। हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट, यानी टाइम क्या ले रहा है 1 मिनट। बताओ 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़केगा, अगर उसका पावर कितना है 2 वोल्ट है, 1 मिनट यानी 60 कोई दिक्कत, क्लियर। अब देखो ये दे रखा है W 1.2 जूल, ये टाइम दे रखा है 60 सेकंड और ये दे रखा है पावर, क्लियर। तो यहां से ये कह रहा है 60 सेकंड में कितना धड़केगा, W दे रखा है, T दे रखा है और P दे रखा है, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W बाई T, क्लियर। अब इसमें एक अननोन रहेगा, T 60 पावर निकालनी पड़ेगी यहाँ से, वर्क डन, वर्क निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा वर्क डन। W 1 मिनट के लिए W क्या बनेगा P इंटू T कितना है 2, T कितना 1.2, कितना आएगा ये? टाइम सॉरी 60 120 यार, वर्क डन 120 जूल। अब मेरी बात सुनना बेटा, 1 मिनट में इतना वर्क डन करता है यार, 1 मिनट में इतना वर्क डन करता है, टोटल वर्क डन कितना कर रहा है 1.2 जूल ऑफ वर्क इन ईच हार्ट बीट। सुनना, एक हार्ट बीट के लिए वर्क डन हो रहा है कितना 1.2 जूल, एक हार्ट बीट के लिए वर्क हो रहा है 1.2 जूल। अच्छा 1 मिनट में कितना वर्क हो रहा है 130 जूल। तो बताओ 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट, समझना 1 मिनट में वर्क कर रहा है दिल कितना 120 जूल, और एक हार्ट बीट के लिए कितना खर्च हो जाती है एनर्जी 1.2 जूल, यानी तुम डिवाइड कर दो 120 को किससे 1.2 से, कितना आंसर आ जाएगा। कितना खत्म हो रही है एनर्जी हार्ट बीट बनाने में, किसमें खत्म हो रही है, एक हार्ट बीट कितनी एनर्जी खा रही है 1.2 जूल। तो बताओ कितनी एनर्जी बन, कितनी हार्ट बीट बन रही है 120 बटे 1.2, क्या आंसर आ जाएगा 100 हार्ट बीट्स 1 मिनट। हाँ तुम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो क्या, उसी का ही पैसा दे रहे हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, उसी का हम नहीं देते पैसा, डायरेक्ट लगा रखा हमने देना पड़ेगा बेटा, है ना, ऐसा ना करें, चोरी की गलत बात। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी तुम देते हो एनर्जी कंज्यूम करने का, तो जो बिल आ रहा है कि किस यूनिट में, बोले हमारे यूनिट आए, कितने यूनिट आए इस बार 10 यूनिट, जो भी यूनिट आए तो वो कौन से यूनिट है कॉमर्शियल यूनिट, वो यूनिट आ किसके रहे हैं कि एनर्जी तुमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तुम्हारा पंखा चलता है, एसी फ्रिज जो भी चलते हैं, वॉशिंग मशीन, कितनी एनर्जी तुम्हारे घर पे कंज्यूम हुई, उसके क्या आ रहा है यूनिट आ रहा है। और यूनिट कैसा आ रहा है कॉमर्शियल यूनिट, तो वो एनर्जी के यूनिट आ रहा है उसको पढ़ते हैं। एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है बेटा किलोवाट आवर, क्या होता है किलोवाट आवर। अच्छा सुनना, देखो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम।
यहाँ से वर्क क्या बन जाएगा, पावर इनटू Time. वर्क इज अ फॉर्म ऑफ Energy. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी की यूनिट क्या निकाल सकता हूँ मैं, पावर की यूनिट तो है वॉट, टाइम की Second. और ना रहा यार, मीटर पर सेकंड कौन बोलता है टाइम को। Time. Second. अरे सेकंड पर सुनो, अब घर में क्या सेकंड में गिनेंगे क्या यार,